बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर नामक गांव में आरोही अपनी नानी के साथ रहा करती थी। कुछ समय पहले ही आरोही के माता पिता की मृत्यु एक ट्रेन हादसे में हो जाती है। आरोही के पिता अपनी छोटी सी जमीन में सब्जियां उगाते थे और उन्हें बेचा करते थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद आरोही भी उसी जमीन में सब्जियां उगाती थी और उन्हें बेचा करती थी। सब्जियां बेचकर उसे जो भी कुछ पैसे मिलते थे उसी से वह अपना और अपनी नानी का पालन पोषण करती थी। इसी गांव में आरोही की एक बहुत अच्छी दोस्त थी नैना, जो बहुत अमीर थी। उसे धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। जहां आरोही एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी, वहीं दूसरी तरफ नैना महल जैसे घर में रहा करती थी। एक दिन नैना अपने कुछ पुराने कपड़े और सैंडल आरोही के पास लेकर आती है और उससे कहती है, आरोही यार, तुझे तो पता है कि मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी आ रही है और मेरे सभी दोस्त बहुत अमीर हैं। उनके पास अच्छे अच्छे ड्रेस और अच्छे अच्छे सैंडल है। बस तुम ही थोड़ी गरीब हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें अपने पुराने कपड़े और सैंडल दे देती हूँ। इन्हें पहनकर तुम पार्टी में आ जाना, ठीक है? नैना, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन मैं किसी की उतरन नहीं पहनती। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मेरे पास जो भी है मैं इसी में खुश हूँ। और अगर तुम्हें मुझे इस हाल में देखकर पार्टी में बुरा लगेगा तो ठीक है, मैं पार्टी में नहीं आऊंगी। तुम अपने अमीर दोस्तों के साथ एंजॉय कर लेना। ठीक है, अगर तुम्हें इन पुराने कपड़ों की कोई जरूरत नहीं है तो मैं डस्टबिन में फेंक दूंगी। मुझे लगा था कि तू ऐसे हाल में मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी में आएगी तो सब तेरा कितना मजाक उड़ाएंगे। बस यही सोचकर मैं तेरे पास आ गई। लेकिन तुम्हें जैसा आना है तो मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी पार्टी में आ जाना, ठीक है? ऐसा कहकर नैना वहाँ से चली जाती है और आरोही अपनी जमीन से ताजी ताजी सब्जियाँ लेती है और उन्हें बाजार में बेचने चली जाती है। सब्जी ले लो सब्जी, हरी हरी ताजी ताजी सब्जी ले लो। पालक, धनिया, मेथी, मटर, गाजर, टमाटर, आलू। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी ले लो। इस तरह से आरोही इतने तेज कड़कड़ाती धूप में अपनी सब्जियां बेच रही थी। आज आरोही के पास बहुत कम ग्राहक आते हैं, मगर उसकी जितनी भी सब्जियां बिकती है वह उन्हें के पैसे लेकर घर जा रही थी। तभी उसे सामने एक बेकरी नजर आती है, जिसे देखकर आरोही सोचती है, मैं रोज इसी रास्ते से गुजरती हूँ और इस बेकरी पर हमेशा इसी तरह से भीड़ लगी रहती है। आजकल सब लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं ना, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, छोटी छोटी बात को सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए सब केक खरीदते हैं, पेस्ट्री खरीदते हैं। नानी को भी तो बहुत अच्छे केक बनाने आते हैं, लेकिन अब वह केक तो बना नहीं सकती, लेकिन मुझे बनाना सिखा तो सकती है। अगर मैं भी बेकरी खोल लूँ तो हाँ, मुझे नानी से बात करनी चाहिए, यही ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर आरोही घर वापस आ जाती है और अपनी नानी से कहती है, नानी जी, आपको पता है आजकल केक बहुत ज्यादा तादाद में बिक रहे हैं, इसलिए मैं सोच रही थी अगर मैं भी छोटी सी बेकरी खोल लूं तो सब्जियां बेचने से ज्यादा पैसे तो मिल ही जाएंगे। इतनी तेज कड़कड़ाती धूप में एक गली से दूसरी गली सब्जियां बेचती रहती हूँ और पैसे भी ज्यादा नहीं मिलते। बेकरी होगी तो उसके अंदर बैठकर आराम से केक बेचती रहूंगी। और आपको तो केक बनाने बहुत अच्छे आते हैं, आप मुझे केक बनाना सिखा देना। हाँ बेटा, सोच तो तुम बिल्कुल सही रही हो, मगर बेटा हम गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे कि हम बेकरी खोल सकें। बेकरी खोलने में तो बहुत ज्यादा पैसे लग जाएंगे। हमारे पास तो कोई जमा पूंजी भी नहीं है, सोने की चीज भी नहीं है जिसे बेचकर हम बेकरी खोल सके। सब्जी बेचकर तुम बस इतने ही पैसे कमा पाती हो कि हम बहुत मुश्किल से 2 समय का खाना खा पाते हैं। मेरी दवाइयाँ भी समय पर नहीं आती, इतना बड़ा काम हम कैसे कर सकते हैं बेटा? नानी जी, आप इस बात की चिंता मत कीजिए। आपको पता है ना, जमींदार सूद पर पैसे देते हैं, तो बस बेकरी खोलने के लिए हम अपने इस छोटे से मकान को गिरवी रख देंगे और जब बेकरी चलने लगेगी तो पैसे जमा करके अपने घर को छुड़ा लेंगे। देखना नानी जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी बेकरी बहुत अच्छी चलेगी। कृपया करके मान जाइए ना। आरोही की नानी मान जाती हैं और आरोही खुशी खुशी अपने घर के पेपर लेकर जमींदार के पास जाती है और उनसे कहती है, जमींदार जी, आप सूद पर पैसे देते हो ना, तो ये लीजिए मेरे घर के पेपर और मुझे सूद पर पैसे दे दीजिए। कुछ ही समय में मैं आपके पैसे लौटा दूंगी और अपने घर के पेपर वापस ले जाऊंगी। यह घर के पेपर तो कोई खास नहीं है, छोटा सा ही घर है, तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे।
आरोही जमींदार से थोड़े से पैसे लेकर आ जाती है और साथ में केक बनाने का सामान भी, और अपनी नानी से केक बनाना सीखती है। और थोड़े ही समय में आरोही बहुत अच्छे केक बनाने लगती है और वह अपनी एक छोटी सी बेकरी खोलती है जिसमें वह अपने हाथ के बहुत ही स्वादिष्ट केक बनाकर लगाती है। ऐसे ही 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन आरोही के पास एक भी ग्राहक नहीं आता और वह उदास होकर घर चली जाती है। तभी आरोही की नानी आरोही से कहती है, आरोही बेटा, लगता है आज भी तुम्हारा कोई केक नहीं बिका, तभी तुम इतनी उदास नजर आ रही हो। हाँ नानी जी, आज भी मेरा कोई केक नहीं बिका। लगता है मेरी बेकरी छोटी है ना, इसलिए कोई भी ग्राहक मेरे पास आ ही नहीं रहा। मगर नानी, मैं कोशिश करती रहूंगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और देखना, एक दिन मेरी बेकरी बहुत अच्छी चलने लगेगी, आप परेशान मत होइए। ऐसा कहकर आरोही अपनी नानी और खुद को दिलासा देती है और अगले दिन दोबारा से अपनी बेकरी पर जाती है। तभी उसके पास उसकी दोस्त नैना आती है और उससे कहती है, अरे यार आरोही, यह तो तूने बहुत अच्छा किया जो तूने बेकरी खोल ली। आज मेरी मम्मी पापा की एनिवर्सरी है ना, तो मैं तेरी बेकरी से ही केक लेकर जाऊंगी। 5 अलग-अलग वैरायटी के केक पैक कर दे, 2 वनीला, 2 स्ट्रॉबेरी और 1 चॉकलेट। हाँ, और तू भी समय पर आ जाना, ठीक है? ऐसा कहकर नैना उसकी बेकरी से 5 केक ले जाती है। शाम को आरोही भी पार्टी में चली जाती है। आरोही की बेकरी के केक सभी को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। सब केक की बहुत तारीफ करते हैं और नैना से बेकरी का पता पूछते हैं, तो नैना सबको बताती है कि यह उसकी दोस्त आरोही की बेकरी है। और अगले दिन से आरोही की बेकरी पर लाइन लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके हाथ से बने केक बहुत ही ज्यादा टेस्टी थे। आरोही बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि अब उसके घर के हालात पहले से बेहतर हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि गरीब की यहाँ खुशियाँ ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। आरोही के सामने एक बहुत बड़ी बेकरी थी, जिसके पास अब ग्राहक आने कम हो जाते हैं। तभी उस बेकरी की मालकिन कंचन सोचती है, जब इस आरोही की बच्ची ने बेकरी खोली थी तो मुझे लगा था छोटी सी है, चलेगी नहीं, लेकिन अब देखो, देखते ही देखते कितनी चलने लगी है। मेरे ग्राहक कम होने लगे हैं। मैं इसे आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ने नहीं दूंगी, मुझे इसके पर काटने होंगे, वरना मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। और मेरा धंधा चौपट हो जाए, नहीं नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। अब देख मैं तेरे साथ करती क्या हूँ, मुझसे बच के तो दिखा। ऐसा सोचकर कंचन आरोही को बर्बाद करने का प्लान बना लेती है। और वहीं दूसरी तरफ आरोही बहुत खुश थी और वह अपनी नानी के लिए नई साड़ी और समोसे और चाउमीन, बहुत सारा खाने का सामान लेकर जाती है और अपनी नानी से कहती है, नानी जी, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं हार नहीं मानूंगी, कोशिश करती रहूंगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और देखिए, अब मेरी बेकरी पहले से कितनी अच्छी चलने लगी है। बस अगर इसी तरह से चलती रहेगी तो कुछ ही दिनों में मैं घर के कागज भी छुड़ा लूंगी। नानी, आपके लिए साड़ी और समोसे चाउमीन लेकर आई हूँ, यह लीजिए, इसे खा लीजिए। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा, कोशिश करने वालों और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तुम ऐसे ही मेहनत और कोशिश करती रहना और देखना, एक दिन तुम्हारी जगह जगह पर बेकरी होंगी। मुझे बहुत खुशी है तुम कामयाब हो रही हो। इस तरह से दोनों बहुत ज्यादा खुश होती हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब उनकी जिंदगी में क्या तूफान आने वाला है। कंचन रात हो जाने के बाद आरोही की बेकरी पूरी तरह से जला देती है और बहुत खुश होती है। आरोही गरीब की बच्ची, ये देख, मैंने तेरी बेकरी पूरी तरह से जला दी है। अब तो इतना बड़ा नुकसान कहाँ से चुकाएगी? अब मजा आएगा। मेरे ग्राहक तोड़ने चली थी और मैंने बेचारी को जड़ से ही उखाड़ कर फेंक दिया। ऐसा सोचकर कंचन बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। सुबह होने के बाद आरोही खुशी खुशी अपनी बेकरी पर आती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि बेकरी पूरी तरह से जल चुकी थी। यह देखकर आरोही बहुत फूट फूट कर रोती है। अरे नहीं, यह क्या नर्त हो गया? मेरी बेकरी तो पूरी तरह से जल गई। इसके अंदर कितना सारा सामान रखा था, वह भी सब जलकर राख हो गया। अब मैं मेरे घर को कैसे छुड़ाऊंगी? नानी की दवाइयाँ, खाना पीना कैसे करूंगी? यह जिसकी दुकान है वह तो मुझसे इसके पैसे मांगेगा। यह सब क्या हो गया? मेरी खुशियों को किसकी नजर लग गई? ऐसा कैसे हो सकता है? रात तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, अचानक क्या हो गया?
मेरी खुशियाँ, दुकान, घर सब कुछ उजड़ गया। अब कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। ऐसा सोच सोचकर आरोही बहुत ज्यादा रो रही थी। आरोही को रोता हुआ एक परी देख लेती है तो आरोही के ऊपर उसे बहुत तरस आता है और वह आरोही के पास जाती है और उससे कहती है, आरोही, तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। आओ मेरे साथ चलो मेरी जादुई सोने और चांदी की केक की नदी के पास। वह परेशान और अच्छे लोगों के काम आती है। तुम बहुत अच्छी हो, हमेशा दूसरों की मदद करती हो। मैंने देखा कि तुम किस तरह से गरीब बच्चों को अपनी बेकरी से केक देती हो। जिसका दिल इतना अच्छा हो उसके साथ बुरा नहीं होना चाहिए। आओ मेरे साथ चलो मेरी जादुई सोने और चांदी की केक की नदी के पास। ऐसा कहकर वह परी आरोही को अपने साथ उड़ाकर अपनी जादुई सोने और चांदी की केक की नदी के पास ले जाती है। एक तरफ सोने की केक बह रहे थे और दूसरी तरफ चांदी की केक बह रहे थे। तभी जादुई सोने और चांदी की केक की नदी से आवाज आती है, परी, जैसा कि तुम जानती हो इस नदी के केक सिर्फ वही लेकर जा सकता है जो मेरे सवालों के सही सही जवाब दे। तो मैं इस लड़की से कुछ सवाल पूछती हूँ। अगर यह अपनी परीक्षा में पास हो गई तो मैं इसे जादुई सोने और चांदी के केक की नदी से जादुई केक दे दूंगी। सुनो लड़की, तुम्हारे सामने दो बच्चे भूखे हैं और तुम्हारे पास सिर्फ एक रोटी है, लेकिन वह बच्चे काफी समय से भूखे हैं। अगर वह तुमसे एक रोटी मांगेंगे तो उस समय तुम क्या करोगी? मैं उस समय उन दोनों बच्चों को आधी आधी रोटी खिला दूंगी, क्योंकि मेरी नानी हमेशा मुझसे कहती है भूखे लोगों को खाना खिलाना बहुत पुण्य का काम होता है। इसलिए मैं एक समय भूखे रहकर इतना सारा पुण्य कमाना चाहूंगी। आरोही, तुम बहुत अच्छी हो, अपनी परीक्षा में पास हो चुकी हो, वरना आज के टाइम में कोई भी दूसरों के बारे में नहीं सोचता। अब तुम जादुई सोने और चांदी के केक की नदी से एक सोने का केक और एक चांदी का केक लेकर जा सकती हो। जादुई सोने के केक से तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी और जादुई चांदी के केक से तुम्हें हमेशा केक मिलते रहेंगे, जिसकी मदद से तुम्हें अब कोई भी कमी नहीं होगी। आरोही खुश होकर जादुई सोने और चांदी की नदी से जादुई केक लेकर आ जाती है और जादुई सोने के केक से बहुत सारी धन दौलत लेकर अपना सारा कर्जा चुका देती है और अपनी एक बहुत बड़ी बेकरी खोलती है और जादुई चांदी के केक से केक लेकर उस बेकरी में बेचती है। इस तरह से आरोही की बहुत सारी बेकरियां होती हैं और उसका बहुत नाम होता है। आरोही कुछ ही दिनों में बहुत अमीर हो जाती है और जब इस बात की खबर कंचन को लगती है तो वह आग बबूला हो जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह मामूली सी लड़की इतनी आगे नहीं बढ़ सकती। आज उसकी एक नहीं, दो नहीं, 5-5 बेकरियां हैं और वह इतनी अमीर नहीं हो सकती। मुझे पता लगाना होगा आखिर उसे क्या मिला है जो इतनी जल्दी इतनी ज्यादा अमीर हो गई। हाँ, मुझे पता लगाना ही होगा। ऐसा सोचकर कंचन उसके घर जाती है तो उसे पता चल जाता है कि जादुई सोने और चांदी की केक की मदद से वह इतनी अमीर हुई है और एक दिन मौका देखकर वह जादुई सोने का केक चुराकर लेकर आ जाती है और घर आकर उससे कहती है, ये है जादुई सोने का केक, इससे जो भी कुछ मांगते हैं ये दे देता है। ये जादुई सोने का केक मुझे बहुत सारी धन दौलत दे, इतनी सारी धन दौलत कि मुझसे ज्यादा अमीर कोई और ना हो और वह आरोही की बच्ची दोबारा से गरीब हो जाए, उसके पास कुछ भी ना रहे। जल्दी से तू मुझे बहुत सारी धन दौलत दे दे। कंचन के इतना कहते ही जादुई सोने के केक के अंदर से धन दौलत तो नहीं बल्कि बहुत सारे सांप और बिच्छू निकल कर आते हैं जो उसे तुरंत ही डस लेते हैं और उसकी तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। कंचन को उसके लालच और बुरे स्वभाव की सजा बहुत अच्छी तरह मिल जाती है और वही दूसरी तरफ आरोही अपने साथ साथ पूरे गांव की भी बहुत मदद करती है और खुद भी एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। सिर्फ और सिर्फ अपने अच्छे स्वभाव और दूसरों की मदद करने की वजह से आज उसके पास जादुई सोने और चांदी के केक थे, जिसकी वजह से आज वह एक खुशहाल जीवन बिताती है। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में काजल अपनी सौतेली मां कावेरी और सौतेली बहन नैना के साथ रहा करती थी। कावेरी और नैना दोनों ही बहुत ही ज्यादा दुष्ट और बुरे स्वभाव की थी। वह बेचारी काजल को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी। काजल के पिता शहर में काम किया करते थे और वह जब भी आते थे तो कावेरी और नैना उनके सामने काजल से बहुत प्यार करती थी और जैसे ही वह शहर चले जाते तभी
तभी वह अपने असली रूप में आ जाती और बेचारी काजल की बहुत ज्यादा पिटाई भी क्या करती थी। घर का सारा काम उसी से ही कराती और पहनने के लिए भी फटे पुराने कपड़े देती और खाने के लिए 2 दिन में सिर्फ एक ही बार देती थी। और अगर काम करने में कुछ गलती हो जाती, कुछ टूट फूट जाता, तो उसकी बहुत ज्यादा पिटाई भी क्या करती थी। ऐसे ही दुखों की भरी जिंदगी काजल अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ जी रही थी और ऐसे ही समय काट रही थी। ऐसे ही एक दिन काजल के पिता शहर से गांव आ रहे थे, तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। कुछ लोग राम प्रकाश के डेड बॉडी को घर लेकर आ जाते हैं, जिसे देखकर काजल बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोती है। नहीं नहीं पिताजी, आप मुझे इस तरह से अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। माँ तो मुझे पहले ही छोड़ के चली गई और अब आप भी। आप शहर से 1 महीने में 1 बार आते थे, लेकिन आपको देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता था। मेरी सब थकान, दुख, तकलीफ दूर हो जाती थी। आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया इस दुनिया से जाकर पिताजी। पिताजी अपनी आंखें खोली और अपनी बिटिया को देखिए। मैं आपके बिना कितनी अकेली है, कितनी उदास है, कितनी दुखी है। पिताजी, पिताजी अपनी आंखें खोलिए। इस तरह से काजल बहुत रो रही थी। तभी कावेरी काजल को जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, मनहूस, रो रो कर पूरे घर में मनहूसियत फैला रखी है। तेरी मनहूसियत की वजह से ही तेरा बाप भी हमें छोड़ कर चला गया। मुझे इस बुढ़े की तो कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? मेरी बेटी और मैं शॉपिंग कैसे करेंगे? पार्टी में कैसे जाएंगे? मैंने तो इससे दूसरी शादी इसलिए ही की थी क्योंकि यह बुढ़ा शहर में अच्छा कमा लिया करता था, लेकिन अब तो वो भी हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर चला गया। अब पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से आएंगे? मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है। इसका तो कोई बैंक बैलेंस भी नहीं है। मुझे तो बुरी तरह से फंसा के चला गया बुढ़ा, और ये रो रो कर मेरा दिमाग खराब कर रही है। मनहूस नौकरानी। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? पिताजी आपसे कितना ज्यादा प्यार करते थे और आप उनके बारे में ऐसा बोल रही हैं। वह अब इस दुनिया से जा चुके हैं। कम से कम अब तो उनके बारे में ऐसा मत बोलिए। उन्होंने आप दोनों के लिए कितना कुछ किया, रात दिन मेहनत करके पैसे कमाए और 1 भी रुपया अपने पास नहीं रखा, सब आपको ही दिया, और अब आप उनके बारे में ऐसा बोल रही हैं। यह सब आपको शोभा नहीं देता माँ, शोभा नहीं देता। इस तरह से काजल पहली बार अपनी सौतेली माँ को हिम्मत करके जवाब दे देती है और कुछ समय बाद राम प्रकाश का दाह संस्कार भी हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों माँ बेटियों को पैसों की चिंता हो रही थी कि अब घर में पैसे कहाँ से आएंगे, जिसकी वजह से वह पहले की तरह ऐश की जिंदगी जी सकें। तभी नैना अपनी माँ से कहती है, मम्मी, आपको पैसों की टेंशन क्यों हो रही है? आपको पता नहीं हमारे घर में एक नौकरानी रहती है जो कि मेरी सौतेली बहन है। अब वह हमारे लिए पैसे कमा के लेकर आएगी, तभी हमारे घर में रह सकती है। आपने चालाकी से सारी प्रॉपर्टी तो अपने नाम करा ही ली है। अगर वह हमारे लिए नौकरी नहीं करेगी, पैसे नहीं कमाएगी, तो सिंपल उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देना। कैसा लगा आपको मेरा आइडिया? जल्दी बताइए ना मम्मी। अरे वाह मेरी प्यारी बच्ची, तूने मुझे कितना अच्छा आइडिया दे दिया। मैं तो बेकार में ही टेंशन ले रही थी। तूने बिल्कुल सही कहा। अब हमारे लिए पैसे कमाएगी, हमारे लिए भीख मांग के लेकर आए, ये लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करे, मजदूरी करे, कुछ भी करे, हमें क्या मतलब? हमें तो बस पैसे चाहिए, पैसे, जिससे हम ऐश कर सके। ऐसा कहकर कावेरी काजल के पास जाती है और उससे कहती है, सुन मनहूस, मैंने और मेरी बेटी ने फैसला किया है, अगर तू इस घर में रहेगी तो तुझे बाहर जाकर काम करना होगा, और तू जो भी पैसे कमाएगी वो तू हमें लाकर देगी, तभी तू इस घर में रह पाएगी, वरना हम तुझे इस घर से धक्के मार के निकाल देंगे। यह घर मेरे नाम है, इस पर तेरा कोई अधिकार नहीं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू क्या काम करेगी। लोगों के घरों में झाड़ू पोछा कर, मजदूरी कर, भीख मांग, कुछ भी कर, लेकिन हमें पैसे चाहिए। तो सुबह 4 बजे उठेगी, घर के सारे काम करेगी, हम दोनों के लिए नाश्ता बनाएगी, घर के सारे काम करने के बाद उसके बाद नौकरी करने जाएगी, और शाम को आकर हमारे लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान भी बनाएगी। समझ रही है ना मनहूस, मैं तुझसे क्या कह रही हूँ? माँ, मैं बाहर काम करने तो जा सकती हूँ, लेकिन सुबह जल्दी उठकर पहले मैं घर के काम करूँ, फिर उसके बाद नौकरी करने जाऊँ, और फिर शाम को आकर आप लोगों के लिए खाना भी बनाओ।
यह तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। घर के काम आप कर लेना और बाहर के काम मैं कर लूंगी। इस तरह मिलजुल कर हम आपस में काम कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना मेरे ऊपर तो ज्यादा काम हो जाएगा। काजल के मुंह से यह बातें सुनकर कावेरी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह बेचारी की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और उसे कहती है, अच्छा तो मनुष तेरे इतने पढ़ निकल कर आ गए कि अब तो मुझसे और मेरी बेटी से काम करने के लिए कहेगी। आज तो तूने यह गुस्ताखी कर ली है। अगर आज के बाद तूने मुझसे या मेरी बेटी से कोई भी काम करने के लिए कहा तो मैं तुझे जान से भी मार सकती हूँ। मुझे आज के बाद इतना ज्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करना, वरना तेरे लिए खतरा हो जाएगा। हम दोनों सिर्फ माँ बेटी आराम करने के लिए हैं, शॉपिंग करने के लिए, पार्टी करने के लिए हैं, और तू नौकरानी सिर्फ काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए है और कुछ नहीं। हम पैसे उड़ाएंगे और तू पैसे कमाएगी, समझ रही है ना? या फिर दिखाऊं तुझे अपना असली रूप, मनहूस। बेचारी काजल चुपचाप अपनी सौतेली माँ की बात मान जाती है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था अगर वह अपनी सौतेली माँ की बात नहीं मानेगी तो वह धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकाल देंगी। काजल को सर छुपाने के लिए छत की जरूरत थी, इसलिए काजल अपनी सौतेली माँ की हर बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। अब काजल सुबह जल्दी 4 बजे उठती, पहले घर का सारा काम करती और उसके बाद दूसरे घरों में जाती झाड़ू पोंछा करने के लिए। एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर और तीसरे घर से चौथे घर, इसी तरह शाम तक लोगों के घरों में काम करती रहती और शाम को हारी थकी आती और उसके बाद दोनों माँ बेटियों के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाती और दोनों माँ बेटी के खाने का इंतजार करती और उनके आगे का जो बचा कुचा होता उसे खुद खाती। इसी तरह रोज होने लगा था। एक दिन काजल काम करके शाम को घर वापस आ रही थी, तभी उसे मॉल में सेल लगी नजर आती है और वह अपने लिए कुछ शॉपिंग कर लेती है। जब वह शॉपिंग करके घर वापस आती है तो दोनों माँ बेटी उसके हाथ में शॉपिंग बैग देखकर आग बबूला हो जाती है और नैना वह शॉपिंग बैग छीनकर उसको जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, क्यों रे महारानी, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू अपने लिए इतनी सारी शॉपिंग अकेले कर आई, 4 पैसे कमाने लगी तो तू अपनी औकात भूल गई। तुझे पता नहीं तो इस घर की नौकरानी है, तो अपने लिए कुछ भी नहीं खरीद सकती, खाने से लेकर पहनने तक हम तुझे देंगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई यह सब लेकर आने की? चल यहाँ से दफा हो, यह सब कुछ अब मेरा है। तुझे मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपने पुराने कपड़े दिए थे, पुराना पर्स दिया था, उसी से अपना गुजारा कर। देखो तो कितनी शॉपिंग करके लेकर आई है, मनहूस नौकरानी, चल हट यहाँ से। इस तरह से दोनों माँ बेटी हंसने लगती है और काजल के सभी शॉपिंग बैग अपने पास रख लेती हैं और उसे कुछ भी नहीं देती। यह सब देखकर काजल को बहुत दुख होता है और वह अपने माता पिता को याद कर बहुत रोती है। माँ, पहले आप मुझे अकेला छोड़ के चले गए, फिर पिताजी भी मुझे अकेला छोड़ के चले गए। आप दोनों को मुझे इतनी जल्दी छोड़ के जाने की क्या जरूरत थी? क्या आप दोनों को मेरे ऊपर जरा भी तरस नहीं आया? क्या आप दोनों के बिना यह मेरी जिंदगी कैसी हो जाएगी? मेरी जिंदगी नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे बस मैं कोई रोबोट हूँ, काम करने के लिए ही बनी हूँ। मेरे अंदर तो इमोशंस है ही नहीं। मेरी सौतेली और सौतेली बहन मेरे ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार कर रही है। आपको तो सब दिखाई दे रहा होगा। काश मैं भी आप लोगों के पास आ जाती तो कितना अच्छा रहता। कम से कम ऐसी जिंदगी से तो छुटकारा मिल जाता जैसे मैं जी रही हूँ। अपने लिए एक सूट भी नहीं खरीद सकते, एक पर्स भी नहीं खरीद सकते। देखिए, थोड़ी सी शॉपिंग की, वो भी मुझसे छीन ले। ऐसा सोचकर काजल बहुत ज्यादा रोती है और वह दोबारा से अगले दिन जल्दी उठती है, घर का सारा काम करती है और लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करने के लिए निकल जाती है। काजल काम करने के लिए जा रही थी, तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है। बहुत सारा सामान लेकर जा रही थी, लेकिन उनसे चला नहीं जा रहा था। तभी काजल उनकी मदद करती है, उन्हें उनके घर तक छोड़कर आती है। तभी वह बूढ़ी औरत काजल से कहती है, बेटा, तुम कितनी अच्छी हो। मैं कितनी दूर से आ रही थी, मुझे इतने सारे लोग भाग मिले, लेकिन किसी ने मुझे देखकर मेरी मदद करने के लिए नहीं कहा, और जैसे ही तुमने मुझे देखा तुरंत तुमने मेरी मदद की। खुश रहो बेटा, खुश रहो।
काजल तुरंत उस बूढ़ी औरत की मदद करके अपने काम पर जाने के लिए जल्दी जल्दी जा रही थी। तभी उसे कहीं से आवाज आती है, अरे यहाँ कोई आसपास है क्या? कोई मुझे पानी पिला सकता है? मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। काजल वह आवाज सुनकर थोड़ी दूर चलती है तो एक हिरण प्यास के मारे करहा रहा था। काजल तुरंत नदी से पानी लेकर आती है और उस हिरण को पिलाती है। वह हिरण पेट भरकर पानी पी लेता है और फिर काजल से कहता है, काजल तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हें काम पर जाने के लिए देरी हो रही थी, फिर भी तुमने मेरी आवाज सुनी, मुझे पानी पिलाया। पहले तुमने उस बूढ़ी औरत की मदद की, फिर मेरी मदद की। यह जानते हुए भी अगर आज तुम काम पर नहीं गई तो तुम्हारी सौतेली माँ और सौतेली बहन तुम्हारी कितनी ज्यादा पिटाई करेंगी। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, कम ही लोग होते हैं जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद तुम्हें जादुई सोने और चांदी की पर्स की नदी मिलेंगी। तुम वहाँ पर जाओ, वहाँ तुम्हारी सब दुख परेशानी दूर हो जाएंगी और ऐसे ही हमेशा दूसरों की मदद करती रहना। हिरण की बातें सुनकर काजल खुश हो जाती है और वह हिरण की बताई हुई जगह पर जाने के लिए निकल जाती है। तभी काजल को जादुई सोने और चांदी के पर्स की नदी मिल जाती है, जहां एक तरफ सोने के पर्स बह रहे थे और दूसरी तरफ चांदी के पर्स बह रहे थे। तभी जादुई सोने के पर्स से आवाज आती है, अगर तुम मेरे जादुई सोने के पर्स के अंदर हाथ डालोगी तो तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात मिलेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। मेरी शक्तियाँ दिन पर दिन कम होती जा रही हैं, इसलिए मेरे जादू सोने के पर्स की नदी को 10 बच्चों की बलि चाहिए। क्या तुम 10 बच्चों की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो? तभी तुम्हें यह जादू सोने का पर्स मिलेगा और तुम इस दुनिया पर राज करोगी। तुमसे ज्यादा अमीर कोई और हो ही नहीं सकता। काजल, मेरी भी शक्तियाँ दिन पर दिन कम होती जा रही है, लेकिन मैं तुमसे 10 बच्चों की बलि नहीं मांगूंगा। बस तुम 1 महीने तक लगातार 100 बूढ़ी औरतों की मदद करना, उनकी सेवा करना और दोबारा से मेरे जादुई चांदी के पर्स की नदी में डुबकी लगाना, तो मेरी शक्तियाँ वापस आ सकती हैं। लेकिन उसके बदले तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता, बस मैं जीवित रह सकता हूँ और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो कुछ दिन बाद मैं खत्म हो जाऊंगा। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम मेरी मदद करना चाहती हो या फिर धन दौलत प्राप्त करने के लिए 10 बच्चों की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो। जादू चांदी के पर्स की नदी, मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। मैं धन दौलत का लालच नहीं करूंगी। अगर मेरी वजह से किसी का भला हो जाता है तो इससे अच्छी बात क्या ही होगी। हमेशा मेरी माँ समझाती थी कि दूसरों की मदद करना चाहिए, धन दौलत का कभी लालच नहीं करना चाहिए। धन दौलत क्या है, एक न एक दिन वह खत्म ही हो जाती है, लेकिन अगर तुम किसी की मदद करते हो तो वह हमेशा तुम्हें याद रखता है और मुसीबत के समय तुम्हारी मदद भी जरूर करता है। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। ऐसा कहते ही काजल वहाँ से जाने लगती है। तभी जादू चांदी के पर्स की नदी से आवाज आती है, काजल, तुम्हें यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने धन दौलत का लालच नहीं किया, तुमने दूसरों की मदद करने का फैसला किया। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और कुछ नहीं। तुम अपनी परीक्षा में पास हो चुकी है। अब तुम जादू चांदी के पर्स की नदी से एक जादू चांदी का पर्स लेकर जा सकती हो। जब भी तुम इसके अंदर हाथ डालोगी तो तुम्हें पैसे ही पैसे मिलेंगे। इस जादू चांदी के पर्स के पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। जादुई चांदी के पर्स की नदी की बातें सुनकर काजल खुश हो जाती है और अब वह अपनी सौतेली माँ के घर वापस नहीं जाती। जादुई चांदी के पर्स से पैसे निकालती है और अपने लिए एक सुंदर सा घर खरीदती है और एक बहुत बड़ी शॉप खोलती है, जिसके अंदर वह बहुत सुंदर सुंदर पर्स रखती है और गांव के गरीब और परेशान लोगों की भी बहुत मदद करती है। इस तरह काजल अपनी सौतेली माँ से बहुत दूर एक हंसी खुशी जीवन बिता रही थी। ऐसे ही एक दिन दोनों माँ बेटी पर्स खरीदने जाती हैं, तो वह काजल की ही शॉप पर जाती है और काजल को देखकर हैरान हो जाती है।
मम्मी, यह इस नौकरानी की शॉप है। यह कितनी ज्यादा अमीर होगी। इस नौकरानी ने जरूर कहीं लंबा हाथ मारा है, तभी तो यह हमारा घर छोड़कर यहाँ आकर इतनी दूर शहर में बस गई और अपनी इतनी बड़ी शॉप भी खोल ली। नहीं नहीं बेटा, अगर यह नौकरानी चोरी करती तो इतनी खुलेआम काम नहीं करती। चक्कर कुछ और है, पता लगाना ही होगा। ऐसा सोचकर दोनों माँ बेटी काजल के ऊपर नजर रखने लगती हैं और एक दिन काजल आधी चांदी के पर्स से पैसे निकाल रही थी और उसी समय उन्हें पता चल जाता है कि काजल के पास चांदी का पर्स है, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं और एक दिन मौका देकर उसे चुरा भी लेती हैं। और जैसे ही चुराकर अपने घर लेकर आती हैं और उसके अंदर हाथ डालती हैं तो उसके अंदर से बहुत सारे सांप निकल कर आते हैं और दोनों माँ बेटी को तुरंत ही डस लेते हैं। दोनों माँ बेटी की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है और उन्हें उनके लालच और बुरे स्वभाव की सजा बहुत अच्छी तरह मिल जाती है। और जादू चांदी का पर्स दोबारा से काजल के पास पहुंच जाता है, जिसकी मदद से वह अपने साथ साथ औरों की भी जिंदगी में खुशियां लेकर आती है और खुद भी एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।